बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के एक और टॉपिक के साथ पेश खिदमत हैं। आज इस क्लास में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें हम इसकी डेफिनेशन की स्टडी करेंगे और साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जो कि पास पेपर में डिस्कस की गई हैं। आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट बयान करते हुए हम कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई एक रिएक्टेंट वो पहले कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के दौरान, कि जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट का अमाउंट है या प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन है वो रुक जाती है। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। बात दरअसल सादा सी है कि अगर हम किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट शामिल हैं, तो यकीनन जो भी रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्टेंट ख़त्म होने के साथ ही रिएक्शन रुक जाएगा। इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे रिएक्टेंट की कितनी मिकदार मौजूद है, लेकिन जो रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाएगा उसके ख़त्म होने के साथ भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी रुक जाती है। तो यकीनन उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं और फिर उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के एतबार से ही हम प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं। यही वजह है कि रिएक्टेंट के मुकम्मल कंज्यूम होने के साथ ही हमारा रिएक्शन रुक जाता है, तो उसी वजह से हम उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही दरअसल वो रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैलकुलेशन के ज़रिए किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि प्रोडक्ट के लेस नंबर को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखे। अब यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि जब भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यकीनन स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि सबसे पहले आप स्टोइचियोमेट्री कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिए और स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को कवर करने के साथ ही आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को बआसानी समझ सकेंगे। अब बात दरअसल ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को सॉल्व करने के लिए स्टोइचियोमेट्री आना चाहिए और स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल किस कॉन्सेप्ट का दिया गया है। यकीनन अगर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल को स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन के हिसाब से सॉल्व करूंगा, यानी उस पर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करूंगा, तो यकीनन मेरा न्यूमेरिकल तो गलत हो जाएगा। तो तीन बातें ऐसी हैं कि अगर हम उसको मद्देनज़र रखें, उन पर कंसंट्रेट करें, तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि दिया जाने वाला न्यूमेरिकल वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का है या सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन का है। वैसे तो सवाल में ये बात मेंशन कर दी जाती है कि डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और एग्ज़ाम में ज़्यादा सवाल इसी अंदाज से दिया जाता है कि वहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिस्कशन मौजूद होती ही नहीं है। हमें खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि ये न्यूमेरिकल आइदर लिमिटिंग रिएक्टेंट का है या नहीं है। तो आपने इन तीन बातों की तरफ ख्याल करना है। पहली बात ये कि अगर न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है तो उसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे। अगर न्यूमेरिकल आप किसका देख रहे हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट का, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के रिएक्शन में मैंने आपको बताया क्या होगा? दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट। ये पहली इसकी निशानी है। दूसरी बात ये कि जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया जाए और ये ना बताया जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि हर रिएक्टेंट के रेफरेंस मास को दिया जाएगा हमें सवाल में। हर रिएक्टेंट का जो अप्लाइड मास है वो यहाँ पर गिवन होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो रिएक्टेंट है एक का ही मास दिया जाए, बल्कि अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों के गिवन मास को डिस्कस किया जाएगा। इन मासेस का दिया जाना भी हमें इस तरफ इशारा करता है कि न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का होगा। और तीसरी और अहम चीज़ ये कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के मास को डिटरमाइन करने का कहा जाता है। तो अगर आप किसी सवाल में तीन खुसूसियात या तीन कैरेक्टरिस्टिक देखें और उस सवाल में ये ना बताया जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है, तो यकीनन हम बआसानी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करना है। वो की पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले इसमें भी स्टोइचियोमेट्रिक की तरह एक कमांड लाइन हमें तैयार करना होती है, जिसके बाद हम मोल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे मोल्स के ज़रिए भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटरमाइन करते हैं और लिमिटिंग नंबर ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन लगा लेते हैं कि जैसे हमें अननोन प्रोडक्ट के मास को आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर हम मोल्स का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और मोल्स के फार्मूले की मदद से भी हम अननोन प्रोडक्ट के मास को आइडेंटिफाई करते हैं। अब बिला ताख़ीर इन तमाम बातों को हम डिस्कस करने के बाद पहले मेथड की तरफ मूव करते हैं जो कि है मोल्स मेथड। और मोल्स मेथड के मुतालिक मैं पर्सनली अपना एक पर्सपेक्टिव दूँ
तो ये इसका डीमेरिट ये कि थोड़ा सा लेंदी है, और पेपर में हम क्यों चाहेंगे कि एक लेंदी मेथड को फॉलो करें, और लेंदी मेथड का मतलब है कन्फ्यूजन भी ज़्यादा हो सकती है और मे बी हम मिस्टेक भी कर बैठें। लेकिन बहरहाल मेथड है तो ये आपको सिखाना तो हमें लाजमी है। यकीनन हो सकता है मुझे फ़र्स्ट मेथड मुश्किल लग रहा है लेकिन आपको आसान लगे, तो यकीनन ये मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊँगा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ईयर 2012 में दिया गया है। कहते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम मास ऑफ AlOH3 यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय, इसको हम हासिल कर सकेंगे किसके रिएक्शन से, 13.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विद 10 ग्राम ऑफ NaOH अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। एक बार फिर ज़रा तवज्जो कीजिएगा, क्या इस सवाल में कहीं भी ये कहा गया है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है? नहीं, लेकिन मैं वो तीन बातें यहाँ पे देख रहा हूँ। क्या दो रिएक्टेंट हैं, उन दोनों रिएक्टेंट का मास दिया गया है, और दोनों रिएक्टेंट का मास देने के साथ क्या किया गया है, प्रोडक्ट के हवाले से पूछा गया है कि प्रोडक्ट की क्या मिनिमम क्वांटिटी वो प्रोड्यूस होगी, तो आप इसका पता लगाइए। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन बनानी है। कमांड लाइन वैसे ही बनानी है जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन समझाने के लिए आपको बताई थी। डेटा बनेगा और डेटा में बैलेंस्ड हुई केमिकल इक्वेशन को पेज पर मैं राइट अलाइन करके लिखूंगा, ये आगे इक्वेशन, और फिर उसी अंदाज से सबसे पहले मॉलिक्यूलर मासेस आएंगे। NaCl के मुतालिक जब कुछ पूछा ही नहीं है तो मैं इस पर मेहनत क्यों करने लगा, तो मैं इस पर किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के हवाले से किसी किस्म की कोई डिस्कशन, कोई किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन सवाल का हिस्सा नहीं बनाई गई है, तो मैंने इस पर किसी किस्म के कोई टाइम को कंज्यूम नहीं करना है। मॉलिक्यूलर मास के बाद बिला ताख़ीर मैं मूव करूँगा मोलर मासेस की तरफ। यहाँ पर चूँकि कोफिशिएंट 3 लगा हुआ था तो यकीनन 340 से मल्टीप्लाई होकर, यानी 3 ये जो कोफिशिएंट मोलर रेशियो का है ये मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई होकर मुझे मोलर मास देगा। बाकी दोनों जगह कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास एज इट इज़ मोलर मास डिक्लेयर होगा। एक बार पे NaCl की ज़रूरत नहीं है तो NaCl को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद मास ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस में मुझे दोनों रिएक्टेंट के मासेस को दिया गया है, वो दोनों मासेस मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मास को मुझे डिटरमाइन करना है, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पुट कर दिया कि इसको मैंने डिटरमाइन करना है। पहला मेथड फॉलो कर रहा हूँ, मोल्स मेथड है। तो मोल्स मेथड का मतलब ये है कि सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूँगा हर रिएक्टेंट के। लीजिए जी, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पेश खिदमत है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाइए, वैल्यूज़ पुट कीजिए और किसी भी सब्सटेंस के मोल को हासिल कर लीजिए। सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स को डिटरमाइन किया जो कि 0.1 आया, वैल्यूज़ पुट की हैं। यकीनन आपने पीछे डेटा बना ही लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके यकीनन आपको पहले डेटा बना लेना चाहिए, उसके साथ ही ये नेक्स्ट पेज पे मेरे साथ आपको होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस डेटा को बनाने के बाद ये पहले रिएक्टेंट के मोल्स है जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट NaOH था जिसके मोल्स हमने डिटरमाइन किया जो कि 0.25 आ गया। अब चूँकि इक्वेशन को जब मैं देखता हूँ तो इक्वेशन कैसी है, उसमें बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया गया है, तो यकीनन मुझे देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से वो कौन सा रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट के मिनिमम मोल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो अब पहले मोल रेशियो में लगाऊंगा, किस बुनियाद के ऊपर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बुनियाद के ऊपर। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो पीछे सवाल में दी गई है वो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपने उतारनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे मैं मेंशन की है कि जब मैं रिलेशन लिखूँ तो आपको समझ में आ जाए मैं कह क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के हवाले से बात करूँ तो इक्वेशन से देख ही सकता हूँ ना मैं कि इसका एक मोल इसके एक ही मोल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का 0.1 मोल एक्चुअली गिवन मास के तहत मुझे मिला है तो यकीनन एक्चुअली 0.1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के भी 0.1 मोल को ही प्रोड्यूस करेगा। अब बारी आती है NaOH की, और अब NaOH के अतबार से मैं क्या करूँगा, मोल रेशियो अप्लाई करूँगा कि 3 मोल्स NaOH के अगर मैं लूँ तो मुझे मिलेगा 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। कैसे पता चला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ना, कि यहाँ पर 3 कोफिशिएंट लगा हुआ है, मोल रेशियो के लिए लगा होता है ना कोफिशिएंट, तो 3 मोल से NaOH के तो 1 मोल मिल रहा है किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अगर मेरे पास 0.25 मोल से NaOH के, तो यकीनन वो कितने मोल्स प्रोड्यूस करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, तो वो प्रोड्यूस करेंगे 0.0833 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे NaOH वो मिनिमम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, तो वो रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट के कम से कम मोल्स को
प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख के ये बता देंगे कि यकीनन NaOH वो रिएक्टेंट है कि जिसने सबसे कम मोल्स दिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के, तो वो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इस बात का हवाला देने के साथ ही मैं अब हेडिंग डालूंगा मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिसके मास को मुझे डिटरमाइन करना है और इसके मिनिमम मास को डिटरमाइन करना है। मिनिमम मास का मतलब ही यही है कि हम इसको मिनिमम रिएक्टेंट यानी कि लिमिटिंग रिएक्ट के ज़रिए डिटरमाइन करेंगे। तो अब क्या करना है भाई, मोल्स का फॉर्मूला लगाना है और मोल्स का फॉर्मूला ऐसे लगाना है जिसमें मास सेपरेट हुआ हो, यानी कि इस अंदाज से मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमने क्या किया, मास चाहिए ना, तो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गए। अब क्या करना है, मोल्स जो कि यहाँ पर हमारे सामने आया 0.0833 वो पुट कर दिया। मॉलिक्यूलर मास सवाल में कमांड लाइन में मैंने निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो उस मास को हमने यहाँ पे पुट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई कर देने के नतीजे में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 6.5 ग्राम हमारे सामने आ गए। यूँ इस तरीके से ये सवाल हमारा ख़त्म हुआ। लेकिन मसला ये कि सवाल तो ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लेंथी मेथड है, तो इस वजह से इसी सवाल का एक दूसरा मेथड आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा उसको भी देखिएगा। दूसरा मेथड है लिमिटिंग नंबर मेथड। और लिमिटिंग नंबर मेथड का एडवांटेज ये है कि ये शॉर्ट तो है ही है, लेकिन मुझे आसान भी लगता है। ज़रा देखते हैं आपको आसान लगता है कि नहीं। वही सवाल है, सवाल के साथ कमांड लाइन भी वही है, तो मैं इस पर अभी पॉज नहीं ले रहा, मैं फुर्ती के साथ ये आपको तमाम डेटा बनता हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि डिस्कशन में हमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो कि अभी हमने फर्स्ट मेथड के एतबार से देखी। सेकंड मेथड कर रहे हैं, सवाल और डेटा सेम है। ठीक है, अब क्या चेंज आएगा, चेंज ये आएगा कि मैं सॉल्यूशन में लिमिटिंग नंबर मालूम करूँगा। और लिमिटिंग नंबर का फॉर्मूला क्या है कि लिमिटिंग नंबर में हम गिवन मास को स्टेशियोमेट्रिक मास से डिवाइड करते हैं। ये स्टेशियोमेट्रिक मास क्या है, ये क्या नई चीज़ आ गई, ये कोई नई चीज़ नहीं है। दरअसल स्टूडेंट्स मामला ये है कि स्टेशियोमेट्रिक मास मोलर मास ही होता है। वहाँ पर आप मोल निकाल लेते हैं, मोल के लिए हम गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप लिमिटिंग नंबर निकाल लें तो लिमिटिंग नंबर में आप किसी भी रिएक्टेंट के दिए गए मास को अगर मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो आपको लिमिटिंग नंबर मिलता है, और जिसका लिमिटिंग नंबर कम आया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। डेट इज़ टू ईजी। अब ज़रा देखिएगा, अगर मैं लिमिटिंग नंबर निकालूं एल्यूमिनियम क्लोराइड का तो 0.1 आया, गिवन मास को डिवाइड किया किससे, मोलर मास से। उसके बाद मैं लिमिटिंग नंबर निकाल रहा हूँ NaOH का जो कि 0.0833 आ गया। जिसका लिमिटिंग नंबर सबसे कम आता है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी होता है, और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की आने वाली वैल्यू प्रोडक्ट के मोल्स भी होते हैं। तो देखिए ये वही वैल्यू है ना जो कि इतनी लंबी चौड़ी रिलेशनशिप करने के बाद जाके हमारे सामने आई थी, लेकिन लिमिटिंग नंबर मेथड से 2 मिनट में हमारे सामने आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि लिमिटिंग नंबर NaOH का वो छोटा है, तो वो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बस हमें ये मिल गए मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, तो इसको हम दोबारा मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब हम इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक बार फिर मास हमारे सामने। तो देखिए कितनी आसानी से सहूलत के साथ ये नुमेरिकल सॉल्व हो गया। लेकिन ये जो हमने मास निकाला ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसका भी एक और मेथड हो सकता है। और वो मेथड क्या हो सकता है, मास मास रिलेशनशिप में लगा दूँ। मास मास रिलेशनशिप मैंने क्या लगाई और बताया था ना मैंने आपको स्टेशियोमेट्रिक की वीडियो में कि मास मास रिलेशनशिप के लिए हम मोलर मास इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ये डेटा पीछे बनाया था, मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। देखो मोलर मास देखो, NaOH का मोलर मास कितना है 120 यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद प्रोडक्ट में देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, उसका मास कितना है 78 ग्राम, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको 1 ग्राम की तरफ लेके जाएंगे और 1 ग्राम के बाद ये जो इसका अप्लाइड मास है 10 ग्राम, उसके अतबार से अब हम इसको डील करेंगे। और डील करने के बाद देखिए वही सेम रिज़ल्ट हमारे सामने है। तो आई गेस सेकंड मेथड मुझे आसान लगता है और इससे बड़ी ही आसानी के साथ हम सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप प्रोडक्ट के मास की तरफ जाएं तो ये एक मेथड है फॉर्मूले का और दूसरा मेथड है किसका, यूनिटरी मेथड। तो दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर लीजिए तो यकीनन आपके सामने क्या आ जाएगा, उस प्रोडक्ट का मास आ जाएगा। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर आप बात करें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये लिमिटिंग नंबर वाले मेथड को फॉलो करें। शॉर्ट है, बआसानी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आंसर तक पहुंचने के लिए आपने वही करना है कि एक तो ये कि आप फार्मूला लगा दें। अगर फार्मूला नहीं लगाना, फार्मूला वैसे आसान है, ये काम आप क्लास 9 से करते आ रहे हैं,
लेकिन अगर कुछ नया करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस रेशियोमेट्रिक रिलेशन के ज़रिए भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, वही सेम आंसर आना है। यहाँ तक एक न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ। 2 मेथड के साथ मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि मुझे सेकंड मेथड आसान लगता है, इसका मतलब मैं अगले जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ तो हर उस न्यूमेरिकल के लिए मैं सेकंड मेथड का इस्तेमाल करूँगा। अब आ गया दूसरा न्यूमेरिकल जो कि ईयर 2013 में है। इससे मुझे बेरियम सल्फेट के मुतालिक मालूमात इकट्ठा करनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, तो अब वही करना है, मुझे कमांड लाइन बनानी है। और यकीनन मैं इस वक्त इंटरमीडिएट स्टूडेंट के साथ डीलिंग कर रहा हूं, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मॉलिक्यूलर मास निकालते हुए आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो डेटा में आ जाएं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिस्कस करें और इन सब के मॉलिक्यूलर मासेस को रिपोर्ट कीजिए आफ्टर कैलकुलेशन। KCl यहाँ पे मैंने इसको लिफ्ट नहीं करवाई, क्यों? KCl के मुतालिक कोई मालूमात ही नहीं मुझसे पूछी। जब नहीं पूछी तो मैंने अपना किसी किस्म का कोई सेकंड इसके ऊपर कंज्यूम नहीं करना। मॉलिक्यूलर मास की बात बारी आती है किसकी? मोलर मासेस की। और मोलर मासेस यहाँ पे सेम रहेंगे बिकॉज इन दोनों रिएक्टेंट का 1:1 का रेशियो आपस में, और इन दोनों रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से रेशियो भी 1:1 का ही है। तो यहाँ पे मोलर मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस वो खुशकिस्मती से यानी कि कोइंसिडेंस है कि सेम है। उसके बाद मास और सब्सटेंस की बात करूँ तो एक बार फिर 82 ग्राम और 82 ग्राम दोनों ही रिएक्टेंट का दिया गया है, और तमाम निशानियाँ, तमाम आइडेंटिफिकेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट की यहाँ मौजूद है। यहाँ नहीं कहा इन्होंने कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है, लेकिन कम से कम 2 रिएक्टेंट हैं, कम से कम दोनों रिएक्टेंट के मासेस को दिया गया है और दोनों रिएक्टेंट के मासेस से प्रोडक्ट के मास को ही डिटरमाइन करवाया जा रहा है। तो ये तीनों बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि न्यूमेरिकल किसका है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। अब यहाँ तक कमांड लाइन बना लेने के बाद मैं मूव करूँगा सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में मैं क्या करूँगा? लिमिटिंग नंबर को डिटरमाइन करूँगा। तो लिमिटिंग नंबर का फॉर्मूला लिखना है। पहले रिएक्टेंट के लिए लिमिटिंग नंबर निकाला तो 0.471। ये जो लिमिटिंग नंबर है ना, ये लिमिटिंग नंबर दरअसल प्रोडक्ट के मोल्स हैं। तो अगर मैं K2SO4 को लेता हूँ तो प्रोडक्ट के 0.471 मोल्स आ रहे हैं। अच्छा जी, चेक करते हैं दूसरे रिएक्टेंट के लिए, तो उससे प्रोडक्ट के मोल्स आएंगे 0.394। तो इसका मतलब है बेरियम क्लोराइड प्रोडक्ट के कम मोल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका लिमिटिंग नंबर छोटा है, इसका मतलब यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब यहाँ तक आइडेंटिफाई कर लेने के बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट को मैंने सिंपली क्या करना है? मोल्स का फार्मूला लगाना है, और मोल्स का फार्मूला वही वाला कि जिसमें मास सेपरेट है, वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर मेरे सामने मौजूद है। अगर मैं चाहूँ कि मैं फार्मूला नहीं लगाऊँ तो मैं यहाँ पे मास रिलेशनशिप करके भी इसी आंसर को दोबारा मालूम कर सकता हूँ। स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप के लिए मैं क्या लिखूँगा? मोलर मासेस की रिलेशन, जो कि आप पीछे डेटा में से देख सकते हैं। ये डेटा की एक इमेज आपके सामने रख दी है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। देखें, बेरियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है? 208, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। बेरियम सल्फेट का मोलर मास कितना है? 233 ग्राम, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको 1 ग्राम पे लेके जाऊँगा, और 1 ग्राम के बाद अप्लाइड मास जो कि है 82 ग्राम, उसकी रिस्पेक्ट से मैं इसको मालूम कर लूँगा, और अभी भी रिज़ल्ट मेरे पास यही आएगा। अच्छा, डेसिमल के बाद स्लाइटली थोड़ा सा आप डिफरेंस देखेंगे, ये स्लाइटली सा डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये इतना ज़्यादा काउंटेबल नहीं होता, तो यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारे सिर्फ 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल सिखाने के लिए यकीनन 2 मेथड सिखाने पड़े, तो उसी वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ। अब मूव करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि ईयर 2014 में आया है, और इसमें जिंक क्लोराइड के मुतालिक कहा जा रहा है कि जिंक क्लोराइड प्रिपेयर्ड हुआ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए, जो कि गिवन बिलो है। ये रही वो इक्वेशन, और क्या कह रहे हैं कि 6.54 ग्राम है जिंक के, यानी पहले रिएक्टेंट का मास दे दिया गया है जिसने रिएक्ट किया है 73 ग्राम ऑफ HCl के। एक बार फिर एक ऐसा न्यूमेरिकल मेरे सामने मौजूद है जिसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट के मासेस मौजूद हैं, और दोनों ही रिएक्टेंट के मासेस के ज़रिए मुझसे प्रोडक्ट के मासेस को पूछा जा रहा है। तो अब मैंने क्या करना है? कमांड लाइन बनानी है, और कमांड लाइन में मैंने H2 को छोड़ देना है, बिकॉज इसकी किसी किस्म की कोई डिस्कशन मौजूद नहीं है, और मैंने किसी किस्म का कोई टाइम भी इसके ऊपर कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जाऊँगा मोलर मास की तरफ। बस यहाँ पर मैंने इस मॉलिक्यूलर मास को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि मोलर मास मिल जाए, वरना मैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ कोफिशिएंट को नहीं देख रहा। तो एज इट इज़ मॉलिक्यूलर मास वो मोलर मास के कॉलम में कॉपी डाउन होगा। फिर मास ऑफ अ सब्सटेंस में इन दोनों रिएक्टेंट के एक्चुअल मासेस जो कि रिएक्शन के वक्त एट द टाइम एक्चुअली लिए गए हैं वो मैंने यहाँ रिपोर्ट कर दिए, और क्वेश्चन मार्क के ज़रिए मैंने बताने की कोशिश की है कि प्रोडक्ट में जिंक क्लोराइड के मास को मैंने डिटरमाइन करना है।
अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे और सोल्यूशन में एक बार फिर लिमिटिंग नंबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। लिमिटिंग नंबर के मुताबिक दोबारा बता दूं, दो चीज़ें इससे मालूम होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का आंसर आता है किसी भी रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए आने वाली वो वैल्यू हमें प्रोडक्ट के मोल्स बता रही होती है। तो जब मैंने जिंक के लिए इसको सॉल्व किया तो 0.1 आया, और जब मैंने HCl के लिए सॉल्व किया तो 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, वो जिंक है, क्योंकि इसका लिमिटिंग नंबर क्या है, वो छोटा है, और इसको हम यहाँ पर लिमिटिंग नंबर डिक्लेयर कर देंगे। कितना सिंपल है, कितनी आसानी के साथ ये न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। जस्ट अब मोल्स का फॉर्मूला लगाना है और मोल्स के फॉर्मूले के साथ ही वैल्यूज़ पुट करवानी है। लीजिए मेरा आंसर आ गया। अगर ये आंसर मुझे फॉर्मूले से पसंद नहीं आ रहा तो मैंने क्या करना है, मैंने मूव कर जाना है स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन मास वाली, और ये रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख लेनी है। ये रिलेशन मैंने कैसे लिखी, ये इक्वेशन आपके सामने मौजूद है कि जिसमें मोलर मास आपको दिखाई दे रहे हैं कि जिंक के यहाँ पे मोलर मास कितने हैं, 65.4 यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। जिंक क्लोराइड की बात करूँ तो 136.4 ग्राम, वो यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद आपको यूनिटरी मेथड के लिए 1 ग्राम पे जाना होता है, और उसके बाद अप्लाइड मास जो कि 6.54 ग्राम है, उसकी रेफरेंस से बात करनी होती है। यूँ इस तरीके से आप देखिए एक बार फिर वही रिपीटेड आंसर आपके सामने आ गया। तो ये आपको डिफरेंट मेथड इस वजह से सिखाए जा रहे हैं कि अगर आपको एक मेथड नहीं पसंद आ रहा, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा, तो यकीनन दूसरा मेथड आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने और सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा ये थर्ड न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। इस वक्त जिस साल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक और न्यूमेरिकल आया है, जो कि फ़िलहाल आज की क्लास का आखिरी न्यूमेरिकल बनेगा, जो कि ईयर 2018 में आया है। इस न्यूमेरिकल के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है। एक बार फिर दो रिएक्टेंट के मासेस को यहाँ डिस्कस किया गया है कि जिसके ज़रिए प्रोडक्ट के मास को आइडेंटिफाई करने को कहा गया है। डेटा बना लेते हैं, और डेटा बना लेने के साथ हम मोलर मास की तरफ जाएंगे, और फिर मोलर मास के बाद हम मास ऑफ अ सब्सटेंस की तरफ चले जाएंगे, जो कि हमें सवाल में गिवन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मास दिया गया है 356 ग्राम, वो मैंने यहाँ रिपोर्ट कर दिया, जबकि हाइड्रोजन गैस के हवाले से 65 ग्राम मास वो एक्चुअली लिया गया है, तो यहाँ मैंने रिपोर्ट कर दिया। जबकि मास CH3OH का जो कि प्रोड्यूस हुआ वो आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क के ज़रिए बात बता दी कि इस मास को मैं डिटरमाइन करूँगा। अब सोल्यूशन में आप जानते हैं, बल्कि इस वक्त तक तो आप कैलकुलेशन कर करके चैम्पियन हो चुके होंगे कि हमें क्या करना है, लिमिटिंग नंबर मालूम करना है, और लिमिटिंग नंबर का फॉर्मूला आपने लिखना है। सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए लिमिटिंग नंबर निकालिए, फिर दूसरे रिएक्टेंट के लिए लिमिटिंग नंबर निकालिए। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो लिमिटिंग नंबर आ रहा है वो छोटा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट के 12.714 मोल्स को प्रोड्यूस करेगा, जो कि हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करदा मोल से कम है। इससे मतलब ये यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और इसका लिमिटिंग नंबर चूँकि यहाँ पर छोटा है। अब जब मैंने लिमिटिंग नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब मैं क्या करूँगा, मोल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मोल्स के फार्मूले के साथ ही मैं CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल मिथानॉल के मास को आइडेंटिफाई कर लूँगा। ये एक मेथड हो गया, और इसी मास को आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरा मेथड क्या है, वो है मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप की मदद से भी मैं इस मास को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल एंड होता है। आंसर का टैग लगाएंगे, और आंसर का टैग लगाने के साथ ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने आज लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट के तहत अहम पॉइंट और पास पेपर के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। इस टॉपिक को समझाने के लिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एम फैलाने में हमारा साथ दीजिए, और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।